नमस्कार दोस्तों, कोरोना के सेकेंड वेव ने फर्स्ट वेव की तुलना में कितनी ज़्यादा खतरनाक स्थिति पैदा की थी, कैसी सिनेरियो निकल के आई थी, इस बात को हम लोग सभी अच्छी तरह से जानते हैं। जब सेकेंड वेव चल रही थी अप्रैल में 2021 के दौरान, तभी से साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स के द्वारा ये कहा जाता है कि आने वाले टाइम में थर्ड वेव भी आ सकती है। लेकिन दोस्तों, थर्ड वेव को लेकर अटेंशन तब ज़्यादा हो गया जब मीडिया सरफेस में डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात होने लगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डेल्टा प्लस और थर्ड वेव को लेकर फोकस में रख के बात करेंगे। ये जो नए वेरिएंट है डेल्टा प्लस, इसका इंडिया में 52 के अराउंड केसेस पाए गए हैं 11 स्टेट में। वहीं वर्ल्ड वाइड देखें तो 200 केसेस के अप्रॉक्स 12 कंट्रीज़ में पाया गया है। WHO के अनुसार इसको लेकर कोई अभी स्पष्ट कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न मानते हुए एडवाइजरी जारी की है, जिसके अनुसार जिन स्टेट्स में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस पाए गए हैं उन्हें सतर्कता बरतने की बात कही गई है। दोस्तों, यहाँ एक समझने वाली बात आती है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न का क्या मतलब है। WHO के अनुसार कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स को दो कैटेगरीज में रखा जाता है, एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ये जो पहला है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें कोरोना वायरस के उस वेरिएंट्स को रखा जाता है जो मल्टीपल कंट्रीज में पाए जाते हैं या फिर उनकी ट्रांसमिसिबिलिटी ओरिजिनल वायरस के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा होते हैं। लेकिन वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में उन वेरिएंट्स को रखा जाता है जिसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा होने के अलावा उसमें इन्फेक्शन करने की क्षमता ज़्यादा होती है। उस नए वेरिएंट पे वैक्सीन की इफिकेसी की कमी हो जाना, ट्रीटमेंट के दौरान जो एंटीबॉडीज़ या ड्रग्स दिए जाते हैं उसकी रिस्पॉन्स में कमी आना, ये सारी बिहेवियर जिस वेरिएंट में देखा जाता है उसी को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा जाता है। और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने डेल्टा प्लस के नए वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा गया है। ये डेल्टा वेरिएंट वही है जो इंडिया में सेकेंड वेव के रूप में हम लोग ने देखा है और इस वक्त ये वर्ल्ड वाइड लगभग 100 कंट्रीज़ में फैल चुका है और WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न मानते हुए अलर्ट भी जारी किया है। लेकिन इंडिया में डेल्टा वेरिएंट में एक म्यूटेशन देखा गया है जिसमें फर्दर उसे डेल्टा प्लस का नाम दिया गया है। इंडिया में डेल्टा वेरिएंट से तो अब खतरा नहीं है, लेकिन इसका जो फर्दर म्यूटेशन हुआ है डेल्टा प्लस, इससे खतरा हो सकता है। क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट में एक और ख़ास बात है, इसमें एक और लक्षण देखे गए हैं बीटा वेरिएंट का जो साउथ अफ्रीका में पाया गया था। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग म्यूटेशन, वेरिएंट, डेल्टा, बीटा की बात कर रहे हैं और आप लोगों ने शायद बहुत सुना होगा अल्फ़ा, बीटा, गामा वेरिएंट के बारे में। तो इसको लेके मोटा मोटी समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये है क्या। वायरस की एक नेचुरल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन और इस दौरान इसके जेनेटिक मटेरियल में कुछ एरर्स पाए जाते हैं। क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन करोड़ों की संख्या में होती है तो ये एरर धीरे धीरे बढ़ते एक बड़े एरर में बदल जाते हैं, जिसके कारण स्टार्टिंग की तुलना में अब इसके बिहेवियर में चेंज होने लगते हैं। इसी बिहेवियर में चेंज होना म्यूटेशन कहलाता है और जब इसकी बिहेवियर में चेंजेस हो जाते हैं तो इसे ही नए वेरिएंट कहते हैं। सिर्फ एरर होना ही एक कारण नहीं है, इसके अलावा और भी कई सारे कारण हैं। एक मेन कारण है जब वायरस ह्यूमन बॉडी में आता है तो ह्यूमन बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम वायरस को मारना चाहता है, लेकिन वायरस भी तो जीना चाहता है। इसके लिए वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए खुद को और पावरफुल बनाती है, जिसके कारण उसके बिहेवियर में फिर से चेंजेस होने लगते हैं। इसके बिहेवियर में चेंजेस होने का मतलब है उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा होना, इन्फेक्ट करने की क्षमता में बढ़ जाना, इस पर एंटीबॉडीज़ का असर कम होना। जब ये सारे बदलाव आ जाते हैं इसी को नए वेरिएंट कहा जाता है और इसी म्यूटेशन के कारण एक नए वेरिएंट का अस्तित्व में आती है। दोस्तों, यहाँ पे मेनली दो बातों को मेंशन किया गया, एक उसका एरर होना, दूसरा खुद को पावरफुल बनाना। और इसके कारण इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है या फिर न्यूट्रल भी रह सकता है एक वेरिएंट। जैसे मेनली कोरोना का ओरिजिनेट चाइना से हुआ था और ये फर्दर UK में इसका म्यूटेशन हुआ, इंडिया में म्यूटेशन हुआ, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका में म्यूटेशन हुआ। यहाँ पे WHO के द्वारा एक काम किया गया कि नए वेरिएंट का नाम किसी कंट्री से रिलेट ना करे, इसलिए ग्रीक लेटर से इसे डिनोट किया गया। जैसे UK में पाए जाने वाले वेरिएंट को अल्फ़ा कहा गया, साउथ अफ्रीका में म्यूटेशन के कारण नए वेरिएंट को बीटा वेरिएंट कहा गया, वहीं पे ब्राज़ील का गामा और इंडियन को डेल्टा से डिनोट किया गया। और दोस्तों, ये जो चार प्रमुख अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा है, इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में लोटा, एटा, इप्सिलॉन, कप्पा को रखा गया है।
ये कम डेंजरस है अल्फ़ा बीटा गामा वेरिएंट की तुलना में। दोस्तों यहाँ पे आप लोग मोटा मोटी तो ये ज़रूर समझ लिए होंगे कि म्यूटेशन क्या है, वेरिएंट क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा ये सारे क्या हैं। अगेन हम लोग अपने पॉइंट्स पे आते हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट और थर्ड वेव को लेके। इंडिया में जो फर्स्ट वेव आई थी ये ओरिजिनल वेरिएंट का था। इसी ओरिजिनल वेरिएंट में म्यूटेशन के कारण डेल्टा वेरिएंट बना जो सेकेंड वेव का कारण बना। इसी डेल्टा वेरिएंट में फिर से म्यूटेशन हो रहा है जिसे डेल्टा प्लस का नाम दिया गया। शायद इसी के कारण तो थर्ड वेव ना आए। इसमें और भी बात करें तो एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी नए वेरिएंट को लेकर कंसर्न जताई है। उन्होंने भी कहा है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा पाई गई है। यहाँ पे उनके द्वारा एक बात और भी मेंशन की गई है कि थर्ड वेव की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो 6 से 8 सप्ताह के बीच में आ सकती है। और भी कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस जो नए वेरिएंट है इसमें 3 मेनली बिहेवियर देखे गए हैं कि इसमें जो ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा पाई गई है, ये लंग्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाती है और इसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के रिस्पॉन्स में भी कमी देखी गई है। डॉक्टर एन.के. अरोरा ने भी नए वेरिएंट को लेकर कंसर्न जताई है, लेकिन उनका कहना है कि इस वक्त अभी हम लोग साइंटिफिक नॉलेज के अर्ली स्टेज में हैं। हमारे पास अभी डेटा की बहुत कमी है। जैसे ही और कुछ केसेस आएंगे और भी स्टडी होगी तब हम कुछ पुख्ता तौर पे कह सकते हैं। इस नए वेरिएंट को लेके ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ वायरोलॉजी में स्टडी चल रही है और इसको लेके बहुत जल्द कोई रिपोर्ट आने वाली है। तभी इस नए वेरिएंट को लेके साफ साफ कहा जा सकता है कि ये कितना हार्मफुल है या नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखना और वहीं दूसरी ओर ICMR द्वारा इस पर स्टडी चल रही है और पुख्ता तौर पर इसकी रिपोर्ट आने वाली है। और इसके बीच में हम आम लोगों को ना डरने की ज़रूरत है ना ही लापरवाही बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना अभी हमारे बीच में है और वो म्यूटेट हो रहे हैं, क्योंकि म्यूटेशन ही थर्ड वेव का कारण हो सकती है और जो इस वक्त चल रही है। इसलिए दोस्तों मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप भीड़ का हिस्सा ना बने, दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का यूज़ करें, मास्क का यूज़ करें पब्लिक प्लेस में और वैक्सीन अवश्य लगवाएं, क्योंकि यही एक मेन रास्ता है जो थर्ड वेव को आने से रोक सकती है। एक्सपर्ट्स की माने तो थर्ड वेव तभी नहीं आ सकती है जब वैक्सीनेशन एक लार्ज स्केल में हो जाए और जो सेकेंड वेव में जिन लोगों को कोरोना की इन्फेक्शन हुई थी उनकी एंटीबॉडीज़ बनी रहे और जो नेक्स्ट म्यूटेशन होगा उसकी बिहेवियर में ज़्यादा डेंजरस ना आए, तभी हम थर्ड वेव से बच सकते हैं। इसलिए वैक्सीन अवश्य लगाएं। और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पे, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और इंटरेस्टिंग लगा हो और आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।